ऑलराइट, तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं और आप उसको इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, पर इन्वेस्टिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या क्या करूँ, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मतलब एक तरह से अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए है, जहाँ पे आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और वीडियो के एंड तक आप काफी हद तक सर्टेन हो जाएंगे कि पैसे आपको कब, कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करने हैं सेफली और बेस्ट पॉसिबल ग्रोथ के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेविंग्स की जगह इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, एज अ बिगिनर आपको कहाँ और किन एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको कब और कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, और बिगिनर्स के लिए एक सिंपल, पावरफुल एंड इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो चलो वीडियो इंट्रो रोल करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रोफेशनल्स या स्टॉक मार्केट डीलर्स के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो पैसे अर्न करता है, कम या ज्यादा। क्योंकि इन्वेस्टिंग में बेसिकली आप अपने पैसे को काम पे लगाते हो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए, रादर देन कि वो बैंक में पड़े हो या कैश में पड़े हो और अपनी वैल्यू लूज कर रहे हो। सो इन्वेस्ट आप बेसिकली इसलिए कर रहे होते हो कि आपका पैसा खुद को मल्टीप्लाई करके तेजी से ग्रो हो। पर आपके पैसे वैल्यू लूज करते हैं, इसका मतलब, इसका ये मतलब है, लेट से आपके पास 10,000 रुपए कैश में पड़े हैं, तो उस 10,000 रुपए से जो चीज आप आज की डेट में खरीद पाओगे, ये अगले 3 या 5 साल बाद सेम 10,000 रुपए से आप वही चीज नहीं खरीद पाओगे। उसके पीछे रीजन है इन्फ्लेशन या महंगाई, यानी वो चीज अगले 3 या 5 सालों में उसकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी। सो वही 10,000 की जगह हो सकता है आपको 13-14,000 रुपए खर्च करने पड़े। सो सेम 10,000 रुपए में आप वो चीज नहीं खरीद सकते, तो आपके तो 10,000 रुपए की वैल्यू कम हो गई। तो इस तरीके से पैसे पड़े पड़े अपनी वैल्यू लूज करते रहते हैं। मतलब लेट से अगर आज की डेट में आपके पास 10 लाख रुपए इकट्ठे ही कहीं से आ गए, वो आपने अपनी तिजोरी के अंदर या लॉकर के अंदर लॉक करके रख दिए या अपने बैंक अकाउंट में डाल दिए, और आप रिलैक्स होकर बैठ गए कि भाई अब तो 10 लाख रुपए का बैकअप मेरे पास पड़ा है, हमेशा मेरे पास 10 लाख रुपए की वैल्यू तो रहेगी ही रहेगी। तो ऐसा नहीं है, वो पैसे आपके पास कैश या बैंक में पड़े पड़े हर साल अपनी वैल्यू लूज करते रहेंगे। यानी हो सकता है अगले 3 या 5 सालों के बाद उस 10 लाख की वैल्यू सिर्फ 8 लाख रुपए के बराबर रह जाए, इन्फ्लेशन की वजह से। और इन्फ्लेशन से सारी दुनिया परेशान है, सिर्फ इंडिया ही नहीं। अब अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ इंडिया की बात करें, तो अगर आप पिछले कुछ सालों का एवरेज देखोगे तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन की रेट रही है वो कुछ 3 से 6% के बीच में रेंज करती है ऑन एन एवरेज 4.5% मान लेते हैं। तो आपके पैसों की वैल्यू इस इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से हर साल कम होती रहेगी। अब अगर आप अपने पैसों को बैंक में भी रखते हो कि भाई वहां सेविंग्स अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, तो मोस्टली जो रेप्यूटेड बैंक्स हैं वहां पे आप देखोगे ऑन एन एवरेज 3 से 4% के आसपास का इंटरेस्ट रेट होता है। तो वहां पे भी आपके पैसे या तो बैरली सस्टेन कर पाएंगे या सस्टेन नहीं कर पाएंगे इन्फ्लेशन को, और उनकी वैल्यू लूज होती रहेगी और पैसों के ग्रो होने के चांसेस मिनिमल है। आप खुद ही नोटिस करो कि इन्फ्लेशन या महंगाई इस तरह से बढ़ती है कि आपका जो फेवरेट बर्गर आज से 4-5 साल पहले 100 रुपए का हुआ करता था, वो आज की डेट में 150 से 200 रुपए का हो गया है। जो दवाइयां 4-5 साल पहले आपको 200-300 में मिल जाती थी, आज की डेट में 500-600 रुपए की मिलती है। तो एज अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग आप इसमें स्मार्टली कैसे प्ले कर सकते हो? देखो, आप इससे बचने के लिए अपने पैसों को स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपके पैसे ना सिर्फ वैल्यू लूज करने से बचेंगे, बल्कि फ्यूचरिस्टिक होके आने वाले टाइम के हिसाब से ग्रो भी होते रहेंगे। देखिए, पैसे को इन्वेस्ट करके ग्रो करना कोई मैजिक नहीं है, प्योर मैथ्स है। अब देखिए, ये 2 तरीके से काम करता है। पहला, लेट अस से जब आप किसी एक कंपनी का स्टॉक बाई करते हो इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तब आप उस कंपनी का एक छोटा सा पीस या एक छोटा सा शेयर ओन करते हो। मतलब आपने उस कंपनी में जितने पैसे इन्वेस्ट किए, उस पैसे के इक्विवेलेंट वो कंपनी अपनी पार्शियल ओनरशिप आपको दे देती है। अब फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आप मारुति सुजुकी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो या मारुति सुजुकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो लेट से मारुति अगर नई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट फीचर और भी बेहतरीन इंजन के साथ जो कि और अच्छी माइलेज देते हैं, इस हिसाब से एक अच्छी कार मार्केट में लॉन्च करती है, तो उसकी सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे और फाइनली उसी के साथ उसके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो क्योंकि आपने उसका एक शेयर खरीद रखा है और भी बहुत सारे लोगों ने खरीद रखा है, तो आप सबके शेयर की वैल्यू भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगी, क्योंकि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कंपनी की बुक्स ग्रो हो रही है, उनकी सेल्स ग्रो हो रही है, प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे हैं, तो शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। आपने लेट से 10 रुपए की चीज खरीद रखी है, तो वो बढ़ के हो सकता है 15 रुपए की हो जाएगी, 20 रुपए की हो जाएगी, और उसी के साथ साथ उसके शेयर्स की भी वैल्यू बढ़ेगी इन टर्म्स ऑफ प्राइस, यानी आपके इन्वेस्टेड पैसे की भी वैल्यू बढ़ेगी। ये सिंपल वे है, राइट? अब दूसरा तरीका, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि एक मैजिक की तरह काम करता है। इसमें बेसिकली आपका पैसा और पैसा बनाता है, और वो पैसा फर्दर और पैसा बनाता है, और वो पैसा फर्दर और पैसा बनाता है, और इसी तरह एंडलेसली आपके पैसे ग्रो होते रहते हैं बहुत तेजी से। फॉर एग्जाम्पल, आपने लेट से 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हर महीने 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या रेट ऑफ रिटर्न पे, तो 5 साल के बाद आपके यही पैसे इंटरेस्ट मिला के ग्रो हो जाएंगे अराउंड 8.7 लाख, यानी 8,70,000 के आसपास। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से इक्वेशन में क्रेजी चेंज आता है। आपको पहले 8.7 लाख बनाने में लगे 5 साल, अब सेम इक्वेशन में अगले 8.7 बनने में 5 साल नहीं लगेंगे,
3 साल से भी कम टाइम लगेगा। फिर अगले 8.7 लाख बनने में सिर्फ 2 साल का टाइम लगेगा, और उसके बाद फर्दर 8.7 लाख बनने में 2 साल से भी कम का टाइम लगेगा, एंड सो ऑन। देखिए, आप ग्रो पे या किसी और अच्छी वेबसाइट पे जाके ये खुद चेक कर सकते हैं, उनके अपने इस चीज के कैलकुलेटर्स होते हैं, और ऐसे ही तेजी से आपके पैसे ग्रो होके 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, और तब आपके पैसे हर साल 15 लाख या उससे भी ज्यादा वैल्यू से बढ़ते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं इन्वेस्टिंग को जितनी जल्दी शुरू करो उतना अच्छा है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट से आप 1000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हो और आप 10 साल में उससे 2.5 लाख रुपए बनाते हो। अब लेट से आप ये सोचो कि भाई ठीक है, 10 सालों में 1000 रुपए इन्वेस्ट करके 2.5 लाख बन रहे हैं, उससे बेटर ये है कि मैं 5 सालों में 1000 की जगह 2000 यानी अमाउंट डबल करके सेम अमाउंट बना लूंगा, 2.5 लाख सेम इन्वेस्टमेंट करके। तब भी ये पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज यू कैन, क्योंकि इसके अंदर टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अब बात करते हैं कि एज अ बिगिनर आपको कहां पे और किन एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्योंकि अब आपको इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट का बेसिक आइडिया है, तो सवाल ये आता है कि शुरू कहां से करें। देखिए, बहुत से इन्वेस्टर्स सबसे बड़ी गलती ये करने लग जाते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी स्टॉक हाई पे है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। देखिए, ये समझना जरूरी है कि अगर एक कोई स्पेसिफिक स्टॉक अगर 1 साल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो अगले साल या आने वाले कुछ सालों में भी इक्वली कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड की बात करते हैं। इसमें एक पॉइंट था जब इनके स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब सोचो, अगर इस स्टेज पे कितने लोगों ने बिना सोचे समझे इनमें कितने पैसे इन्वेस्ट कर दिए होंगे, और उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन, इन्वेस्टर्स के पैसे तो काफी हद तक डूब गए। फिर तो इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है? फिर इसका जवाब है इंडेक्स फंड्स। आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। मैंने अपनी और भी वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में बात की है। देखिए, द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड भी इसको रेकमेंड करते हैं। होता क्या है, ये जो इंडेक्स फंड होता है या जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड होता है, ये एक स्पेसिफिक स्टॉक को ट्रैक करने की जगह पूरी स्टॉक मार्केट की इंडेक्स को ट्रैक करता है। यानी इनडायरेक्टली ये एक कंट्री की इकोनॉमी से लिंक्ड होता है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स हो गया, तो इंडेक्स फंड ऐसे इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं जिनमें बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स कंबाइंड होते हैं। अब देखिए, लॉन्गर रन में हर एक स्टेबल कंट्री की इकोनॉमी एज अ होल ऊपर ही जाती है, यानी उनकी वैल्यू काफी बढ़ती है, इंप्रूवमेंट काफी आती है लॉन्गर रन में। उसी के साथ आपके इन्वेस्टेड पैसे की भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती रहती है और बढ़ती रहती है कंपाउंडिंग बेसिस पे। अब देखिए, इस इंडेक्स के अंदर इतने सारे मिक्स स्टॉक्स होने की वजह से मार्केट क्रैश या पुअर परफॉर्मेंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो रिस्क भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि भाई आपके पैसे तो थोड़े थोड़े मल्टीपल कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो जाते हैं जो उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर है। ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप कंपनीज जनरली बहुत बड़ी कंपनीज होते हैं, जैसे टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, नेस्ले हो गई, HDFC बैंक हो गई। तो ये बहुत बड़े साइज की कंपनीज हैं और इनको अपने बिजनेस को अच्छे से रन करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है, प्लस रिसोर्सेज भी होते हैं। तो यहाँ पे आपके पैसे काफी हद तक सेफ होते हैं, क्योंकि उनको अपना बिजनेस कैसे करना है अच्छे से पता है। मिड कैप कंपनीज मीडियम लेवल की कंपनीज होती हैं, जो इतनी बड़ी नहीं होती हैं लार्ज कैप जितनी, बट बहुत छोटी भी नहीं होती हैं। वहां पे भी आपके रिलेटिवली पैसे काफी हद तक सेफ और स्टेबल होते हैं। अब स्मॉल कैप कंपनीज जो होती हैं, इनमें से सबसे छोटे लेवल की कंपनीज आती हैं। हालांकि बहुत छोटी वो भी नहीं होती, बट हाँ, इनसे थोड़ी छोटी होती हैं। और वहां पे जो आपका फंड है उसमें जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मिड कैप या लार्ज कैप। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट हाँ, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। बट हाँ, उनमें ग्रोथ के चांसेस एज कम्पेयर टू मिड कैप और लार्ज कैप काफी ज्यादा होते हैं। तो इंडेक्स फंड के अंदर आप चूज कर सकते हो कि आप लार्ज कैप वाले में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मिड कैप वाले में करना चाहते हो, या स्मॉल कैप वाले में करना चाहते हो। लार्ज कैप में आपको कम रिटर्न मिलेगा, मिड कैप वाले में उससे थोड़ा ज्यादा मिलेगा, और स्मॉल कैप वाले में सबसे ज्यादा मिलेगा। बट हाँ, रिस्क उस हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। अब देखिए, इन फंड्स के अंदर सिंपली आपने अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। आपके पैसे को ट्रैक करना, उसको मैनेज करना, ओवरऑल फंड को मैनेज करना जो आपका फंड मैनेजर है उसका काम है। वो ऐसे सेट ऑफ प्रोफेशनल्स होते हैं जो एंटायर फंड को मैनेज करते हैं, क्योंकि ये काफी बड़े साइज के फंड्स होते हैं। तो इनको कब कहाँ डालना है, कब निकालना है, कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजें वो लोग मैनेज करते हैं। आपको उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। और हाँ, इनमें जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तभी आपको सिग्निफिकेंट ग्रोथ और बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, शॉर्ट टर्म में नहीं। क्योंकि मार्केट के हिसाब से ये पूरे चांसेस है कि किसी साल फंड की वैल्यू ऊपर होगी, किसी साल नीचे होगी, तो ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे चल रहा होता है। तो शॉर्टर रन में अगर आप देखोगे तब तो आप परेशान हो जाओगे। बट हाँ, अगर आप लॉन्गर ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और 10 ईयर्स अगर आप देखोगे तो आपको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। एक एग्जांपल अगर मैं दूं इंडेक्स फंड का, तो फॉर एग्जांपल थोड़े टाइम पहले अगर मुझे इन्वेस्ट करना होता तो मैं शायद चूज करता UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसकी क्रिसिल रेटिंग भी 4 स्टार है
और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स ओवर द इयर्स भी स्टेबल और अच्छे हैं। साथ में फंड वैल्यू भी काफी बड़ी यानी 21,000 करोड़ प्लस की है। साथ में इनमें मेजर होल्डिंग काफी रेप्यूटेड कंपनीज जैसे HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक जैसी कंपनीज की है, जिससे इसके स्टेबिलिटी के चांसेस भी बेटर हैं। तो ऐसे ही ऑनलाइन आप किसी एक अच्छे फंड के बारे में रिसर्च कर सकते हो और जहां पे आपको चांसेस अच्छे लग रहे हैं आप उसमें थोड़ा रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारी अच्छी एप्स और वेबसाइट्स है जिनके थ्रू आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो इनमें। अब देखो, इस इन्वेस्टमेंट से पहले एक और चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, एक्सपेंस रेशियो। ये बेसिकली वो फीस होती है जो आपका फंड मैनेजर आपसे चार्ज करता है आपके फंड को बेटर मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और आपका एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो 1 लाख का 1% यानी 1,000 रुपए आपका हर साल आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्लूडिंग ग्रोथ से डिडक्ट कर लिया जाएगा एज अ फीस। तो आप कोशिश करें कि ऐसा फंड चूज करें जहां पे आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.5% या उससे कम हो। एक बात का और ध्यान रखें, ऐसे फंड्स में हमेशा लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करें। यानी ये बिल्कुल पॉसिबल है कि किसी साल रेट ऑफ रिटर्न वो डिप कर सकता है, बट ओवरऑल लॉन्गर रन में ये आपके पैसे को मल्टीप्लाई करेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं और वहां देखते हैं कि आपको कब और कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो इस सवाल का जवाब आपके 2 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये दोनों चीजें ओके हैं तब आप अपने आपको इन्वेस्ट करने के लिए तैयार मानो। फर्स्ट पॉइंट, क्या आपके ऊपर कोई कर्ज या कोई लोन वगैरह चल रहा है, जैसे क्रेडिट कार्ड डेट या कोई पर्सनल लोन वगैरह, जिसका इंटरेस्ट रेट 8 से 12% या उससे ज्यादा है? अगर हाँ, तो आपको एक भी रुपए इन्वेस्ट करने से पहले इस लोन या इस डेट को सेटल ऑफ करना चाहिए। देखिए, ऐसे लोन्स में इंटरेस्ट रेट आप जो बैंक को पे करते हो वो काफी ज्यादा होते हैं। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट से कुछ कमा रहे हो और आप वही पैसे या उससे ज्यादा पैसे अपने डेट को पे ऑफ करने में दे रहे हो, तो अल्टीमेटली आपके इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं हुआ, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। तो सबसे पहले आप अपने सारे लोन्स या अपने डेट वगैरह को सेटल ऑफ करके फ्री हो जाइए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। अदरवाइज आपको नेट बेसिस पे फाइनेंशियल लॉस ही होगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। दूसरा पॉइंट, क्या आपके पास ये 3 चीजें हैं? पहला, कैश या बैंक में कुछ लिक्विड सेविंग्स डे टू डे इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स के लिए। दूसरा, 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड। देखिए, आपके हर महीने के कुछ फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपका रेंट हो गया, मोबाइल बिल हो गया, कन्वेंस एक्सपेंसेस हो गए, ग्रोसरी या फूड के एक्सपेंसेस हो गए, जो अल्टीमेटली आपको हर महीने खर्च करने ही करने हैं, आपके सर्वाइवल के लिए वो जरूरी है। बाकी जो आपके डिजायर वाले एक्सपेंसेस होते हैं, जिससे आप अपनी कोई ड्रीम फुलफिल करना चाहते हो, कोई एक हॉलिडे पे जाना चाहते हो या अपने लिए कोई एक अच्छा सा गैजेट खरीदना चाहते हो, अपने लिए कोई व्हीकल खरीदना चाहते हो, तो वो वेरिएबल एक्सपेंसेस में आते हैं, वो फिक्स एक्सपेंसेस में नहीं आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फिक्स एक्सपेंसेस की। तो ये जो आपके महीने के फिक्स एक्सपेंसेस हैं, इसका एटलीस्ट 3 to 6 टाइम्स आपके पास एक इमरजेंसी एक्सपेंसेस के फंड के फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके हर महीने के फिक्स खर्चे 20,000 रुपए, तो कम से कम उसका 3 टाइम्स यानी कम से कम 60,000 रुपए से लेके 1,80,000 रुपए के बीच में आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। क्योंकि लेट से आपकी इनकम एकदम से बंद हो जाती है, जॉब चली जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे केसेस में ये फंड ही आपके सर्वाइवल के काम आएंगे जब तक आपकी दूसरी ऑल्टरनेट इनकम की अरेंजमेंट नहीं हो जाए। उसमें हो सकता है 1-2 महीने 3 महीने लग सकते हैं, तो अल्टीमेटली ये फंड आपके काम आएंगे। तीसरा, एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। देखिए, आज की डेट में ये एक फैक्ट है कि मोस्टली लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि लोग हेल्दी कम खाते हैं और जंक या इनऑर्गेनिक खाना ज्यादा खाते हैं। साथ में फिजिकल एक्टिविटी वगैरह भी बहुत कम है, यानी एक्सरसाइज वगैरह लोग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग अल्कोहल या नशे वगैरह भी करते हैं। तो अल्टीमेटली उससे लाइफस्टाइल सबकी कहीं ना कहीं खराब हो रही है और जो हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को बीमारियां बहुत ज्यादा होने लग गई हैं, हॉस्पिटलाइज ज्यादा लोग होने लग गए हैं, यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसी मेडिकल इमरजेंसी किसी के भी साथ आ सकती है और आज की डेट में हॉस्पिटलाइजेशन के जो खर्चे होते हैं वो लाखों लाख में जा सकते हैं। मतलब अगर 4-5 दिनों के लिए भी कोई हॉस्पिटलाइज हो जाएगा तो ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा के भी एक्सपेंसेस आ सकते हैं, और ऐसी मेडिकल इमरजेंसीज बिना बताए आती हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपके ऊपर ऐसा कुछ आ जाता है तो आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए इसको कवर करने के लिए। यहाँ पे बेसिकली आपके जो भी हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस होंगे वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। आपको 2-3 लाख रुपए वाला प्लान आपको 4-5-6 हजार रुपए पर एनम के प्राइस पे मिल जाएगा। आप 6-7 हजार रुपए एक बार पे कीजिए, आपको 2 से 3 लाख रुपए का हॉस्पिटलाइजेशन कवर आपकी इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो अल्टीमेटली वो आपके अपने बजट के ऊपर या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि आपको 2 लाख वाला प्लान चाहिए, 5 लाख वाला चाहिए, 10 लाख वाला चाहिए। तो अगर आपकी ये तीनों चेक बॉक्सेस ओके हैं तो आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। अब बात करते हैं कि आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। देखिए, बहुत से लोगों के बीच में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट वेबसाइट्स या प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप मिनिमम 100 रुपए पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट। वो आप अपनी इनकम और अपने गोल के हिसाब से डिसाइड करो कि आपके भी मंथली इनकम कितनी है, आपको कितने सालों में कितने पैसे चाहिए। उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ आप अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हो। देखो, सिंपल इक्वेशन है, छोटी अमाउंट से अगर इन्वेस्ट करोगे तो छोटे रिटर्न्स मिलेंगे, बड़ी अमाउंट से इन्वेस्ट करोगे तो बड़े रिटर्न्स मिलेंगे। यानी अगर आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए
और एवरेज 10% का आपका रेट ऑफ रिटर्न मान लेते हैं एक साल में, तो आपके 1,000 रुपए एक साल में ग्रो होके होंगे 1,100 रुपए। 10% से बढ़ेंगे, 100 रुपए का आपको नेट गेन होगा। वही लेट से अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो या 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, राइट, तो वहां पे अगर सेम 10% का हम रेशियो लगाएं तो 1 लाख रुपए पे आपको एक साल के बाद आपके पैसे ग्रो होके 1,10,000 हो जाएंगे, यानी 10,000 रुपए का आपको गेन होगा। 5 लाख रुपए पे आपको 50,000 रुपए का गेन होगा, आपके टोटल वैल्यू 5.5 लाख रुपए हो जाएगी एक साल के अंदर बढ़ के। तो उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में ये चीज काम करती है, आपकी जितनी छोटी अमाउंट उतने छोटे रिटर्न्स, जितनी बड़ी अमाउंट उतने बड़े रिटर्न्स। अब देखो 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके 1,100 रुपए अगर आपने बनाए, 100 रुपए का आपको नेट गेन हुआ, तो 100 रुपए शायद आपके लिए इतना मैटर नहीं करेंगे। बट हाँ, वही जो हम 1 लाख और 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट वाली बात कर रहे थे, वहां आपको जो 10,000 रुपए या 50,000 रुपए का गेन हो रहा है, तो 50,000 रुपए एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है आपके लिए, उससे आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हो। इसीलिए आप देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अपने वही पैसे इन्वेस्ट कीजिए जिनकी अगले 4-5 सालों तक आपको कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बिकॉज आज पैसे डाले, 6 महीने बाद, एक साल बाद उस पैसे को निकाल लिए किसी जरूरत की वजह से, तो फिर इन्वेस्टमेंट का फायदा नहीं है, आपको कोई खास रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। अब देखिए, जब आपकी इनकम आती है महीने की, तो उसमें से आप एक एस्टिमेट बना के अपने जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उसको एक सेपरेट अकाउंट में डालिए। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे अकाउंट्स आप खोल सकते हैं जीरो बैलेंस वाले, तो ऐसे आप 3-4 अकाउंट खोल के रख लीजिए। एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए, एक आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी जो ड्रीम वाले एक्सपेंसेस हैं, एक सेविंग के लिए और एक एक्स्ट्रा अकाउंट। सो फिक्स एक्सपेंसेस की लिस्ट बना के महीने की इनकम आते ही फिक्स एक्सपेंसेस वाले जो पैसे हैं वो फिक्स एक्सपेंसेस वाले अकाउंट में डाल दीजिए, और वो खर्चे आपने उसी अकाउंट से करने, दूसरे किसी अकाउंट से नहीं करने। और आपका वहां पे बजट लॉक हो गया कि ये मेरे फिक्स एक्सपेंसेस हैं, मुझे इसी के अंदर मैनेज करना है। फिर फिक्स एक्सपेंसेस उधर डालने के बाद जो बचे हुए पैसे हैं, उनमें से कुछ पैसे आप प्लान करके अपने डिजायर्स या वांट्स वाले या वेरिएबल एक्सपेंसेस वाले अकाउंट में डाल दीजिए, और कुछ पैसे आप अपने सेविंग्स अकाउंट में लिक्विड फॉर्म में रखिए सेविंग्स के लिए। एक ठीक ठाक अमाउंट की सेविंग्स कलेक्ट होने के बाद जो आपके सेविंग्स वाले पैसे हैं, आप उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी उस पैसे को मंथली बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अपने फाइनल चैप्टर की तरफ चलते हैं। लेट्स से आपकी सैलरी या मंथली इनकम 40,000 रुपीज पर मंथ है, यानी 40,000 रुपए महीने। अब जैसे मैंने बताया, सबसे पहले 4 बैंक अकाउंट्स ओपन कर लो, एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए, एक वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए, एक सेविंग्स के लिए और एक एक्स्ट्रा। अब 40,000 रुपए में से लेट्स से आपने एस्टिमेट बना लिया कि आपके फिक्स खर्चे जो है महीने के वो 20,000 रुपए हैं, वो आपने पैसे आते ही 20,000 रुपए अपने फिक्स्ड वाले अकाउंट में डाल दिए। फिर जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, आप इमरजेंसी फंड की तरफ सोचो। आपके 3 से 6 महीने के इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए, जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस महीने के हैं उसका 3 to 6 टाइम। 6 महीने के लिए बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, या कम से कम 3 महीने का तो होना चाहिए। यानी 20,000 रुपए के अगर आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस है महीने के, जो अपने फिक्स्ड वाले अकाउंट में महीने आप डाल रहे हो, तो 20,000 का 3 टाइम्स कर दो 3 महीने के लिए, तो 60,000 रुपए कम से कम आपके इमरजेंसी फंड में होने चाहिए। तो 40,000 रुपए जो आपकी सैलरी आएगी या इनकम आएगी, उसमें से 20,000 आपने अपने फिक्स्ड वाले एक्सपेंसेस वाले अकाउंट में डाले, बचे हुए 20,000 रुपए आप अपने इमरजेंसी फंड वाले अकाउंट में डाल दो। ऐसा आपने 3 महीने तक करना है। 3 महीने में आपके 60,000 रुपए उधर तैयार हो जाएंगे। 3 महीने के बाद वो जो आपके 60,000 रुपए उस अकाउंट में पड़े हैं, या तो आप उसको वहीं पड़े रहने दो, या फिर उसकी आप एक FD भी करवा सकते हो। इसके अगले महीने आप क्या करो, 6-7,000 रुपए निकाल के एक अच्छा 2-3 लाख रुपए की लिमिट वाला एक इंश्योरेंस प्लान ले लो। अगर आप उसमें खुद कवर होना चाहते हो तो खुद को कवर कर सकते हो। आजकल ऐसे भी प्लान्स अवेलेबल हैं जो 2-3 लाख रुपए के लिमिट के अंदर आपकी फैमिली को भी कवर करवा दें। फिर चौथे महीने के बाद से जो आपकी 40,000 की इनकम है, उसमें से 20,000 तो आप फिक्स वाले में डाल ही रहे हो, बचे हुए 20 में से आप 50% यानी 10,000 रुपए आप अपने डिजायर्स वाले अकाउंट में डालो, 10,000 रुपए आप अपने सेविंग्स वाले में डालो। फिर उसके बाद 4-5 महीनों में जब आपके सेविंग्स वाले में 50,000 रुपए के आसपास कलेक्ट हो जाए, फिर आप ये जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपए सेविंग्स में डाल रहे हो, तो आपके पास बेसिकली 50,000 रुपए लिक्विड एक फंड अवेलेबल हो गया। इमरजेंसी के लिए 50,000 रुपए की सेविंग है आपके पास। फिर आपके जो 10,000 रुपए आप जो सेविंग्स में डाल रहे थे, उनमें से सिर्फ 20% यानी 2,000 रुपए आप सेविंग्स में हर महीने कलेक्ट करो, और जो 8,000 रुपए बच रहे हैं वो आप इन्वेस्ट करो। और इन्वेस्ट आपको कैसे करना है, 8,000 रुपए महीने की आप SIP ओपन करो, एक अच्छा सा इंडेक्स फंड चूज करके, जहां पे आपको ऑन एन एवरेज एक 14-15% के आसपास का रिटर्न मिले, और ये SIP आपने कंटिन्यू करनी है 10 सालों के लिए मंथली बेसिस पे। यही आपकी छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन होती रहेगी, और साथ में जो कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको मार्केट देगी, ये सब कुछ मिला मिला के आपको 10 साल के बाद आपके यही पैसे ग्रो होके हो जाएंगे 21 लाख रुपए। अब देखो, क्योंकि इन्फ्लेशन है तो हर साल कहीं ना कहीं आपके फिक्स एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, बट हाँ अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों की एनुअल इनकम भी हर साल कहीं ना कहीं बढ़ती है, सैलरी में अप्रेजल होता है, अदरवाइज भी इनकम वगैरह थोड़ी बढ़ती है, तो आप कहीं ना कहीं उसको मैनेज करके कोप अप कर सकते हो, और उसी इंक्रीज के हिसाब से अपनी जो फिक्स एक्सपेंसेस है, जो सेविंग्स है, डिजायर्स है, आप इनको उसी प्रोपोर्शन में एडजस्ट कर सकते हो। और साथ में आप ये भी कर सकते हो कि आइडियली हर 2 सालों में अगर आपका बजट सपोर्ट करे
तो आप एक्स्ट्रा अमाउंट की नई SIPs भी ओपन कर दो। तो इस तरह से अगर मल्टीपल SIPs होंगे तो आपके पैसे और तेजी से ऊपर ग्रो होंगे और आप अपने लिए फ्यूचर में काफी बड़ी अमाउंट बना सकते हो। फिर जब आपके पास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब एक अच्छी खासी वेल्थ वगैरह अक्यूमुलेट हो जाए, अच्छे खासे पैसे बन जाए, तो फिर आपके पास और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगे। रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत सारे और ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाते हैं। बट हाँ, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड की इन्वेस्टिंग SIP के फॉर्म में वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है आज की डेट में। वैसे हमने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जहां पे एक छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप, लिटरली एक एक सिंगल स्टेप हमने उसमें समझाया है कि कितने पैसे कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करने हैं, कैसे इमरजेंसी फंड बनाना है। यहाँ पे तो मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताया। उस वीडियो के अंदर हमने सारी चीजें बहुत डिटेल में बताई हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, इस वीडियो के बाद आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, अगर आप घर भी खरीदना चाहते हो बिना होम लोन लिए, तो उसके लिए भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप उस अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, वीडियो के बाद आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, सो दैट आपका रिस्क मिनिमाइज हो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीक आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।